सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। फ्रेंड्स, एमकॉम सेमिस्टर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम शुरू करेंगे आज से। और आज के पहले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज का वो है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। पहले देखेंगे कैपिटल बजट क्या होता है। हालांकि आप टीवाई बीकॉम के अंदर ये चैप्टर है वो भी आपने पढ़ा हुआ है, बट उससे थोड़ा यहाँ पे आगे हमको जाना है मास्टर लेवल पे। जो थोड़ी कैपिटल बजटिंग की जो कुछ टेक्निक है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ करते हैं वो देखना है। मीनिंग देखेंगे कैपिटल बजट का क्या है, ऑब्जेक्टिव देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, और टेक्निक देखेंगे इवेल्युएट कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल बजटिंग, देखो एक बार हमने एक प्रैक्टिकल कर लिया वो तो सही है, पर कैपिटल बजटिंग का यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। क्या कैलकुलेशन कर लिया, क्या सम कर लिया वो तो ठीक ही है, बट उसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है कि भाई हम जो सीख रहे हैं वो हमें प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसका मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइप्स के कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत ही ब्रीफ में और आसानी से आपको समझ में आ सके उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन में आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, जो रूटीन ऑपरेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे जो एक्सपेंसेस हम करते हैं वो सबको पता है हमें, लाइक वेजेस, रेंट, टैक्सेस, पोस्टेज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस एट्सेट्रा। और इसका जो बेनिफिट है वो बिजनेस को एक साल के लिए मिलता है। मतलब ये जो खर्चा है वो रूटीन का है, तो एक साल का वो बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। अब इसके लिए कोई प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट उसका बनाए फिर उसका एस्टिमेट करे, फिर उसके अलग अलग कोई अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग कोई उसमें अल्टरनेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सिंपल सा एक ऑपरेशन होता है जो रूटीन में चलता रहता है। हाँ, उस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, तो उसके कंट्रोल की अलग अलग सी मेथड है जो हम फाइनेंशियल अकाउंट में यूज़ करते हैं। बराबर है। एक्रोल बेसिस है, कैश बेसिस है, जो भी है वो हम फाइनेंसिंग अकाउंटिंग के अंदर देख चुके हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो इस टाइप के होते हैं। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। अब कैपिटल एक्सपेंसेस में क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंस का मतलब होता है कि कोई फिक्स एसेट हमें परचेस करनी है, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, फर्नीचर, लैंड एट्सेट्रा। तो ये जो है ये हमें कभी भी, मतलब रूटीन नहीं है काम, ये कभी भी करना है, और ये प्लानिंग से करना पड़ता है। और इसका जो बेनिफिट है वो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, परचेस कर लिया कोई भी एसेट, तो इसका बेनिफिट जो है बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। हम हर साल पे कोई मशीनरी नहीं लेते, हर साल में हम कोई हर साल के अंदर हम कोई फर्नीचर नहीं लेते, कोई मशीनरी नहीं लेते, कोई लैंड नहीं लेते। ठीक है, तो ये जो है कैपिटल एक्सपेंसेस जो है वो प्लानिंग का एक पार्ट बन जाता है। वो जैसे ही हमें कुछ करना है तो उसको एडवांस में प्लानिंग करना पड़ता है, मतलब रिक्वायर्ड प्लान। इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी है। अब जब मान लो कि कोई मशीनरी परचेस करना है, तो अभी मार्केट में बहुत सारी सिमिलर कंपनीज मशीनरी बनाती है, फिर उसमें उसका कितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें से कितनी प्रोडक्टिविटी मिलती है हमें, वो उसको फिर मेंटेनेंस करने का कितना खर्चा है, वारंटी कितनी है,
उस पे कितने लेबर काम करेंगे, और वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा। ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। और जितने भी मार्केट में अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास है उन सब को देख के, सबको कंपेयर करके जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है उस एक को चॉइस करना होता है। ये होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इसको बोलते हैं हम कैपिटल बजट, बराबर। इसको बोलते हैं हम कैपिटल बजट। कि कैपिटल बजट के अंदर हमें क्या करना होता है, तो कोई लॉन्ग टाइम के लिए कोई हमें मशीनरी, कोई टूल्स, कोई फर्नीचर, कुछ भी खरीदना है बिजनेस के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट बन जाता है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी ऐसे ही नहीं कर देगी, उसको देखेगी पहले कि भाई कितने अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कैपिटल बजट। सिंपल सा एक उसका मीनिंग मैं आपको बताऊं, तो ये कैपिटल बजट का मीनिंग है, कैपिटल बजट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ एस्टिमेट एंड एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूचर। प्रेजेंटेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, बराबर है। ये क्या है, तो एक प्रेजेंटेशन है कैपिटल बजट को। किसका प्रेजेंटेशन है? एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमें कुछ फिक्स एसेट में करना है उसका एस्टिमेट है, तो फ्यूचर में करना है। दूसरी एक डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि द कैपिटल बजटिंग इज एसेंशियली लिस्ट ऑफ व्हाट मैनेजमेंट बिलीव्स to be worthwhile project for a acquisition of new capital asset together with estimated cost of each project। ये डेफिनेशन दी है रॉबर्ट एंथनी ने, जो बोलते हैं कि भी कैपिटल बजटिंग जो है वो क्या है, तो एक लिस्ट है जो मैनेजमेंट को ये दिखाती है कि भाई हमें कोई नई एसेट एक्वायर करनी है, परचेस करनी है, तो उसके जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसमें से हमको कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट चॉइस करना है। तो ईच प्रोजेक्ट, जितने भी ऑप्शन हमारे पास है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू की एक लिस्ट देती है। Now, the capital budgeting has arisen to describe the long-term planning for making and financing such outlay। ये चार्ल्स ने दी गई है, चार्ल्स टी हॉन्ग्रीन ने दी गई है एक डेफिनेशन कि जो कैपिटल बजट है वो अराइजन टू डिस्क्राइब, वो किस लिए आ रहा है, तो अराइजन टू डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ मेकिंग ऑफ फाइनेंसिंग सच आउटले। मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं वो हमें रिटर्न कैसे मिलेगा, उसका ये पूरा प्लानिंग है, ये कैपिटल बजटिंग है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कैपिटल बजटिंग का मीनिंग हम कर सकते हैं। अभी आपको डिटेल में पता चला होगा कि कैपिटल बजट है क्या। ठीक है, अब कैपिटल बजट के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्यों करना है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, उसका उद्देश्य क्यों है, तो रिप्लेसमेंट। जब कोई बिजनेस में कोई रिप्लेसमेंट करना होता है तब कैपिटल बजट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जो रिप्लेसमेंट कुछ भी आप करोगे, मशीन रिप्लेसमेंट करना है तो ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाता है और डिसीजन भी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। मशीन में जाए, जो मशीन उसको रिपेयर करवाए, या पुराना मशीन ले या नया मशीन ले, कितना इन्वेस्टमेंट करे, वो सब। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ मशीनरी फॉर लेबर। मतलब अब जो अभी हमारा जो काम चल रहा है वो वर्कर थ्रू चल रहा है, अब उसको चेंज करके हमें मशीनरी लानी है, मशीनरी इंस्टॉल करनी है। मशीनरी बेनिफिशियल रहेगी या वर्कर का जो काम है वो बेनिफिशियल रहेगा? क्या मशीनरी ऐड करने से, इंस्टॉल करने से हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस होगी? बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर कैपिटल बजट की प्रोसेस करने से मिलता है और उसमें से फिर हम कोई अच्छा सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, अब प्रोडक्शन की मेथड चेंज हो जाए तो क्या करना है, मतलब कि मॉडर्न मशीन रिक्वायरमेंट हो गई, जो पुराना मशीन था उसमें से जो क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, या मशीन में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी रीज़न हो जाए तो मॉडर्न रिक्वायरमेंट बन जाती है कि भाई मॉडर्न, अभी मार्केट में इसी टाइप के नए मशीन आ गए हैं जो प्रोडक्शन भी ज़्यादा देते हैं, क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, हमारी जो क्वालिटी अभी है उससे भी अच्छी देती है। तो वहाँ पे देखना पड़ता है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होती है
फिक्स कॉस्ट हमारी जो इंक्रीज होती है ऐसे कोई मॉडर्न मशीन लाने से, फिक्स कॉस्ट मतलब को उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया वो इंक्रीज होती है। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन होती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ही बार करना होता है, पर वो करने से अगर वेरिएबल कॉस्ट जो डिक्लाइन होती है तो अभी नहीं पर लॉन्ग टाइम में हमें बेनिफिशियल रहता है। इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती है एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ये एक जनरल है कि भाई हम कोई भी नया मशीन लाएंगे तो नए मशीन से शुरू में तो वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, क्योंकि उसका रिपेयरिंग वगैरह सब नहीं होता है, क्योंकि शुरू में वो मशीन की इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। बट वो कितने टाइम के लिए देता है, वो टाइम फैक्टर भी यहाँ पे देखना पड़ता है। इसके लिए कैपिटल बजट इंपॉर्टेंट है और ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई ऐसा कुछ आ जाए तो कैपिटल बजट करना जरूरी होता है। प्रोसेस बिजनेस एक्सपेंशन करना है, यानी कि नया कोई प्लांट इंस्टॉल करना है तो कौन सी मशीनरी इंस्टॉल करे, नई कोई ब्रांच करनी है तो तभी भी कैपिटल बजट की रिक्वायरमेंट रहती है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हमें कोई नई प्रोडक्ट बनानी है, नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, तब भी हमें कौन सा मशीन लेना है, कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सा मशीन सही रहता है और कौन सा मशीन में इन्वेस्टमेंट जो करे वो कम समय में वापस आ जाता है, वो टाइम फैक्टर भी देखना पड़ता है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी वो भी देखना पड़ता है। बराबर, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सब कैपिटल बजट के अंदर कवर होती है। तो ये सब जो है वो कैपिटल बजट के ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उद्देश्य, पर्पस है क्यों कैपिटल बजट हमें बनाना चाहिए। बराबर है। कितने टाइप्स के कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं? अब ऐसा नहीं है कि भाई मशीनरी ही एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट में ही एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कई टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताऊँ तो वो है वेलफेयर इन्वेस्टमेंट। वेलफेयर मतलब प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए कुछ अच्छा सा काम करना, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, वो भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही हो जाता है, क्योंकि वर्कर जो है वो एक एसेट ही है कंपनी के, बिजनेस की। तो अब ये क्यों होता है? तो कभी कभी ये वॉलेंटरी बिजनेसमैन अपने खुद से करते हैं और कभी कभी बाय लॉ उस पर गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन हो जाता है तो करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में दूँ तो कंपनी में कोई वर्कर के लिए कैंटीन बनाना गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि भाई आपके पास 100 का एम्प्लॉय है तो आपके कंपनी में कैंटीन कंपलसरी होनी चाहिए। अब ये कैंटीन जो है वो लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैपिटल एक्सपेंस हो जाता है। तो इस टाइप का भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तब भी हमें कैपिटल बजट काम में आता है। प्रेस्टीज इन्वेस्टमेंट होता है। प्रेस्टीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो एनहांस प्रेस्टीज, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर जो है वो ज़्यादातर जो है वो माल किसको सेल करते हैं? होलसेलर। बट मैन्युफैक्चरर को खुद की ब्रांड बाहर पब्लिक के सामने ला के रखनी है तो उसने एक शोरूम बना दिया और शोरूम बनाना है उसको, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है वहाँ पे, मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। थर्ड नंबर जो है वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक सिस्टम से कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। जैसे कि लॉन्ग टाइम के लिए बड़ा ऐसा एक खर्च करके कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करना है। जैसे मान लो कि आप देखते होगे आईपीएल में देखते हैं हम बहुत सारी कंपनीज के वो उस पर नाम लिखे होते हैं टी शर्ट के वगैरह, तो वो 1 साल का थोड़ी है, 5, 7, 8, 10 साल का वो रहता है। तो उससे क्या मिलता है? उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। खाली एडवर्टाइजमेंट करके उसको, उसमें पता नहीं है कि सेल्स बढ़ेगा या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा या नहीं, पर वो एक एजम्पशंस पे चलता है कि ऐसे करेंगे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो लॉन्ग टाइम में वो प्रॉफिटेबल रहेगा। कभी कभी ये एस्टिमेशन जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह का वो करेक्ट नहीं भी होता, बट करना पड़ता है, बिजनेस है तो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो गया। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, रिप्लेस ओल्ड मशीनरी, पुरानी कोई मशीन है उसको हमें रिप्लेस करना है तो भी इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, कंपेयर, वहाँ पे सब कंपेयर करना पड़ता है, जितनी भी मशीनरी अवेलेबल है, जितने भी ऑप्शन हमारे पास है, सबको कंपेयर करके फिर
वो कर सकते हैं, वो कैपिटल बजट का काम है। डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट का भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट ऐड करके डेवलपमेंट करना है, नया कोई प्लांट यानी कि नया मार्केट जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जाती ही नहीं है वहाँ पे हमको वो मार्केट कवर करना है। ये होता है इस तरह से कि भाई हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो कोई लोकल में ही हम सेल कर रहे थे, फिर लोकल से जाके हम आउट स्टेट के निकले, आउट स्टेट में मतलब पूरे इंडिया में अभी जा रहा है तो फिर इंडिया से बाहर जाना है, तो ये धीरे धीरे मार्केट कवर करते जाना है, तो ये भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये टाइप के पूरे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्निक के डिस्कस करेंगे, जो टेक्निक हमें यूज करनी है कैपिटल बजट में। ये बहुत हमने पढ़ लिया कि कैपिटल बजट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट होते हैं, कौन से टाइप के, बट अब हमको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे दो अलग अलग से मेथड है, सिंपल सी। आज मैं उसकी फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहली मेथड जो है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में पेबैक पीरियड करके मेथड है। पेबैक पीरियड मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने समय में आपको वापस मिलेगा। अगर हमारे पास 4-5 ऑप्शन है तो वो 4-5 ऑप्शन में हम सब में टाइम कैलकुलेशन करेंगे, जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसा हमारा वापस मिल जाता है वो ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कैश फ्लो। यहाँ पे सेल्स पे हम नहीं जाते, प्रोडक्शन कितना हो उस पर भी नहीं जाते, कैश फ्लो, हमारे पास कैश फ्लो कितना आया, पैसा कितना आया, उस पर जाते हैं। बराबर। इफ एनुअल कैश फ्लो इक्वल फॉर ईच ईयर, ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जो हर साल एक कैश फ्लो जो आने वाला है वो एक समान है, इक्वल है, तो वो पेबैक पीरियड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर डिवाइड कर देंगे एनुअल कैश फ्लो, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे, उतने साल में हमारा वो पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, चलो। इसी मेथड में दूसरी फॉर्मूला ये है कि इफ एनुअल कैश फ्लो नॉट इक्वल फॉर ईच ईयर, अगर जो कैश फ्लो मिलता है वो इक्वल नहीं है तो फिर क्या करना है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगी। हमें यहाँ पे गिनना है कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, मतलब पहले साल में इतना मिला, दूसरे साल में इतना मिला, तीसरे साल में इतना, वो ऐड करते जाना है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उतना पैसा आपको वापस कितने टाइम में मिलता है उस हिसाब से टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। बराबर। और जितने भी ऑप्शन है उसमें से सबसे कम समय में जहाँ पे पैसा वापस मिल जाते हैं, जो पेबैक पीरियड सबसे कम होता है, वो ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। दूसरी फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR कहेंगे उसको हम। वो दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर टैक्स, टैक्स की भी प्रोविजन हम यहाँ पे कर लेंगे। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो इंटू 100, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज मिलेगा कि भाई हमें एवरेज कितना रिटर्न मिल रहा है। दूसरा है ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। पहला जो था वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे था, अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट पे है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट पे जो ये फॉर्मूला सेम है, जहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वहाँ पे आ जाएगा आपका ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो था वहाँ पे आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। जो प्रोजेक्ट है, जो मशीन है, उसकी स्क्रैप वैल्यू रहती है, मतलब उसकी जो लाइफ है 5 साल 10 साल जो भी, उसके बाद उसकी एक स्क्रैप वैल्यू मिलती है। वो स्क्रैप वैल्यू प्लस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक है। उसमें पहली टेक्निक हमने देखी सिंपल मेथड, इसको हम बोलेंगे। उसके अंदर दो फॉर्मूला से हम दो मेथड से काम करेंगे, एक है पेबैक पीरियड, दूसरा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में दो टाइप के रिटर्न होते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे और एवरेज इन्वेस्टमेंट पे। अब दूसरी मेथड जो है वो है डिस्काउंटेड मेथड, उसको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड। जो पहली मेथड थी सिंपल, उस सिंपल मेथड में टाइम वैल्यू का कंसेप्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने 5 लाख की कोई मशीन में इन्वेस्टमेंट किया और हर साल हमें 1-1 लाख रुपया मिलता है, तो उससे हम पता चलता है कि भाई 5 साल में मुझे वो पैसा वापस मिल जाएगा। पर
अब ये सोचो टाइम फैक्टर अब इसमें हम ऐड करेंगे तो आज के जो 1 लाख रुपए है वो 5 साल के बाद क्या हो जाएंगे, कम। तो आज हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, वो धीरे धीरे करके 1-1 लाख हमें वापस मिलता है 5 साल के बाद। अब जो प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी है, मतलब आज की जो वैल्यू है वो 5 साल के बाद की वैल्यू से कितनी होगी, कम होगी। ठीक है, तो वहां पे एक टाइम फैक्टर ऐड नहीं किया गया था, तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए दूसरी मेथड फाइंड की गई, वो है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे, उसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे? टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखते हैं। दूसरी फॉर्मूला है प्रॉफिटेबल इंडेक्स फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे उसका डिवाइडेशन है। पहले जो था वो डिफरेंस था, वैल्यू थी, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो उसका एक इंडेक्स नंबर मिलेगा। टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तीसरी जो है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। उसमें A इंटू सी डिवाइड बाई सी प्लस डी इंटू बी माइनस सी। अब ये जो है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जब करेंगे तब समझेंगे कि ये ABCD क्या है। बट ये फॉर्मूला है A प्लस सी अपॉन सी प्लस डी इंटू बी माइनस सी। इससे हमें एक रेट पता चलता है, उस रेट से हमको रिटर्न मिलता है, ये फाइनली होता है। अब कैश फ्लो की कैलकुलेशन किस तरह से करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मूलाज तो आपको याद रह जाएगी, कैलकुलेशन करेंगे तो, पर कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझना है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट जो दिया है वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है, तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। सबसे पहले उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो मिलेगा हमको कैश फ्लो। ठीक है, अब जब दिया है हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो पहले टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें सीधा डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पे बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया था तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया और वापस प्लस किया। अब यहाँ पे खाली बिफोर टैक्स दिया है तो मतलब उसका कि उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। अब टैक्स माइनस करना है और फिर डेप्रिसिएशन प्लस करना है। अब सीधा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो सीधा डेप्रिसिएशन प्लस करना है, सीधा मिल जाएगा कैश फ्लो। बस ये 3 तरीके की वैल्यू हमें दी गई होती है क्वेश्चन में। या तो हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया होता है, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है। तो जैसे हमको प्रॉफिट दिया है उस तरीके से हम कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए